सिन्नीवाली शर्मा एक प्रतिभाशाली युवा कथाकार हैं जिन्होंने स्वयं को हिंदी साहित्य कथा जगत में स्थापित कर लिया है। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी कर्तव्य वायस। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। चुनाव प्रचार खत्म होते ही गांव में सन्नाटे के साथ रहस्य पसर गया। लगातार चल रहे प्रचार ने लोगों को एक आदत सी बना दी थी। जहाँ कहीं भी दो चार लोग खड़े नजर आते, चुनाव की ही चर्चा होती। बात होते होते भाई गोतिया में ही गर्मा गर्मी होने लगती। वहीं एक समान विचार वालों के बीच प्रेम और भाईचारा बढ़ जाता। तो कभी नेताजी खादी का कुर्ता पाजामा पहने, हाथ जोड़े, मुखमंडल पर स्थायी मुस्कुराहट चिपकाए अपने झुंड के साथ आ रहे होते। क्यों भाई, ठीक हो ना? याद रहेगा ना? तुम बस हमारा ध्यान रखना, बाकी सब हम। देवना कुएं के पास खड़ा होकर दतवन कर रहा था। चुनाव प्रचार करते लोगों का एक झुंड सामने से धीरे धीरे गुजरने लगा। वो भी कुल्ला करके उस झुंड के पास पहुंच गया। अब की बार जिताना है, पप्पू बाबू को जिताना है। एक आगे बोलता, पीछे से जोर से नारा लगता। इन आवाज़ों के बीच प्रत्याशी हाथ जोड़े मंथर गति से हाथी की तरह झूमता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे 150 लोग। थोड़ी दूर तक देवना भी साथ साथ चलता रहा। फिर भीड़ धीरे धीरे आगे सरकने लगी। देवना वहीं सड़क किनारे खड़ा हो गया। बगल में खड़े एक आदमी से पूछा, आज पप्पू बाबू लगता है अपने प्रचार करने नहीं निकले, ये हाथ जोड़े कोई और बुझाता है। बुड़बक कहीं का, नहीं छीन पाया, वही तो हैं। उस आदमी ने झट अपनी बातों से उनके पप्पू बाबू होने का प्रमाण पत्र हाजिर कर दिया। आए, पर पोस्टर वाले फोटो में तो भग भग गोरे दिखते हैं, लगता है पाउडर लगाकर खिंचाए होंगे। अभी महीनों से रौदा गर्दा माटी में दिन रात प्रचार करने में लगे रहते हैं। खाने पीने का भी सुध नहीं रहता है। मुंह रौदा मतलब धूप में रहकर करिया अर्थात काला हो गया है, इसीलिए तुम नहीं चीन पाए। फिर उस आदमी ने शक की नज़र से घूरते हुए पूछा, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम तो इनको वोट दोगे नहीं, तुम तो अभय सिंह की तरफ से लाठी भांज रहे हो। फिर 2 कदम आगे बढ़कर अपने में बुदबुदाता हुआ वो आदमी बोला, क्या जमाना है, आज तुम इन्हें नहीं छीन रहे हो, कल ये जीत जाएंगे तब ये तुम्हें नहीं छीनेंगे। भोर से रात तक जुलूस, लाउड स्पीकर, ठेला, रिक्शा, ई रिक्शा, चरचक्का, दोपहिया और गर्मा गर्म चर्चा से गांव गुलजार था। लेकिन प्रचार बंद हो जाने के साथ ही रहस्य पसर गया। रहस्य इसलिए कि कहीं अपना आदमी, घर का आदमी ही दूसरी पार्टी को वोट ना दे दे। हम जिस पार्टी के लिए ताल ठोक रहे हैं, क्या पता सामने वाला उसे पाताल में धकेलने की सोच रहा हो। कौन जीतेगा या कौन हारेगा, अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में था। गांव रहस्य के वातावरण में लिपट गया। सबके भीतर यही कौतूहल था कि इस बार कौन जीतेंगे, पप्पू बाबू या अभय बाबू। रहस्य केवल गांव तक ही नहीं पसरा था। कच्ची पक्की सड़क, पगडंडी से होते हुए रहस्य गांव से सटकर बहती हुई गंगा नदी में भी पसर गया था। रात आधी थी, ऊपर से अंधेरी भी। गंगा मैया भी अपने मुख पर उंगली रखे थी, एकदम चुप। बीच बीच में हवा लहरों को हिला देती, सन्नाटा और डरावना हो जाता। चारों ओर रहस्यमयी चुप्पी थी। इसी बीच गंगा जहाँ से मुड़ती हैं, वहाँ ठीक बीच नदी में लाइट जली, भुक। फिर कुछ ही देर में लाइट बंद हो गई। इतनी रात को आम तौर पर गंगा पार जाने वाले लोग नहीं होते। तो फिर गंगा के जल में पसरे सन्नाटे को तोड़ती, उसकी लहरों को चीरती नाव तेजी से बढ़ी जा रही थी। नाव तेजी से? हाँ, तेजी से, क्योंकि ये पंपिंग सेट वाली नाव थी जिस पर 3-4 आदमी सवार थे। रात के अंधेरे में उनके चेहरे का हाव भाव ठीक से पता तो नहीं चल रहा था, पर बीच बीच में जलती लाइट से लगता कि ये एकदम चौकन्ने हैं, ऐसे कि कभी कुछ भी हो सकता है। अंधेरी रात, बीच गंगा में नाव पर सवार लोग, वो भी एकदम चौकन्ने। आखिर बात क्या है? तब तक दूर जलती 2 लाइट तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। कोई गाड़ी है, पर ठीक ठीक पता नहीं लग रहा कि सामान्य गाड़ी है या फिर। नाव के साथ साथ एक गाड़ी भी चल रही है कि हॉर्न की आवाज़ आई, अरे ये तो पुलिस की गाड़ी है। गंगा नदी से थोड़ी दूर हटकर ही सड़क है। तब तो लगता है कि नाव के पीछे ही पुलिस है।
खाकी वर्दी वाले को जानकारी थी कि नाव में शराब है जो कल आसपास के गांवों में बटेगी। यही नाव कई जगहों पर शराब सप्लाई करेगी। अंधेरा होने के कारण नाव ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। नाव भी अंधेरे के सहारे ही आगे बढ़ रही थी। नाव में सवार लोगों को स्थानीय होने के कारण बहुत कुछ अंदाज़ा था। बीच बीच में लाइट जलती थी। नाव में लाइट जलते ही पुलिस गाड़ी में हलचल होने लगती। इधर पुलिस को ट्रेनिंग तो सब तरह की थी, पर स्थानीय नहीं होने के कारण दिक्कत तो हो ही रही थी। गंगा नदी के साथ साथ सड़क भी चल रही थी। गंगा के किनारे किनारे लगे कास के पौधों के उजले फूल एक और नदी होने का भ्रम पैदा करते। कास और झुआ जो नदी के किनारे उगने वाली एक झाड़ी होती है, सड़क को नदी से दूर कर देते, पर यह सड़क कभी नज़दीक हो जाती तो पुलिस को लगता कि अब नाव को पकड़ लेंगे। जब तक ये आशा जगती तब तक नाव किनारा छोड़कर बीच धार में चली जाती। जब सड़क दूर होती तो नाव किनारे होती। हालांकि पुलिस गाड़ी खेत, छोटा मोटा गड्ढा, फसल सबको पार करती नाव का पीछा कर रही थी। इस बीच नाव में बैठा मकेसर बोला, हमको तो लगता है कि आज नहीं बचेंगे। एक तो इतना रात है, 12 बजे के बाद भूत प्रेत का भी टाइम हो जाता है। क्या पता कौन सा रूप धर कर आ जाए और बीच गंगा में ही नाव डुबो दे। और ये पुलिस है कि बेताल, पीछा ही नहीं छोड़ती। आज तो एकदम सांप छुछुंदर वाला हाल हो गया। दूसरा गरमाते हुए बोला, साला डरपोक, हम तो पहले ही कह रहे थे आधा करेजा लेके हमारे साथ मत चलो, लेकिन नहीं, तुमको तो आना ही था। अब आए हो तो हिम्मत बांध के बैठो। लेकिन अब ज़्यादा बकर बकर किया तो ये पानी में उठाकर फेंक देंगे। दूसरा उस पर गरमाता हुआ बोला। जो नाव चला रहा था उसने शेखी बघाड़ते हुए कहा, क्यों, हम लोग तो 2 बार चुनाव में इसी तरह दारू पहुंचा चुके हैं। ससुरी पुलिस क्या कर पाई जो आज कर लेगी। जहाँ जान का डर हो वहाँ आखिर कोई कितनी देर तक चुप रह पाएगा। थोड़ी देर बाद डरते डरते मकेसर फिर बोला, कहीं अब की पकड़ा गए तो अंदाज़ा है क्या होगा। फिर चुप हो गया। अगले पल अपने सवाल का खुद ही जवाब देते हुए बोला, सुनते हैं पुलिस बहुत मारती है। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये दारू का मज़ा लेगा कौन, हम फोकट में मार खाएंगे। फोकट में नहीं आए हैं। दूसरा बोल ही रहा था कि जो नाव चला रहा था उसने डपटते हुए कहा, बकर बकर करके हमारा मगज खराब मत करो, नाव चलाने दो। रत्ती भर भी मन इधर उधर हुआ तो पुलिस और भूत तो बाद में कुछ करेगा, उसके पहले गंगा में गोता खा जाओगे। प्राण पर संकट मंडराता देख कंठ में सांस रोके मगेसर डरते डरते इतना ही बोल पाया, अब जाने माए महारानी। नदी से आती फटफट की आवाज़ निशब्द रात को मुखर करने की कोशिश कर रही थी, पर सड़क तक आते आते आवाज़ कमज़ोर हो जाती। पुलिस की चलती गाड़ी के भीतर यह आवाज़ बहुत साफ नहीं आ रही थी, फिर भी पुलिस मुस्तैदी से पीछे लगी हुई थी। गाड़ी में पीछे बैठे एक सिपाही ने दूसरे सिपाही से कहा, कब तक ऐसे पीछे दौड़ते रहेंगे। दूसरा बोला, जब तक उसे पकड़ नहीं लेते। 2 घंटे से तो पीछे लगे हैं, पकड़ाया नहीं ना। कभी हमारी गाड़ी सड़क पर तो कभी खेत में, कभी नाव किनारे तो कभी बीच नदी में, तब से यही हो रहा है। हमको तो लगता है कि हमारे पकड़ने से पहले ही वो नाव पानी में पलट कर भाग जाएंगे। वो धीरे धीरे बुदबुदा रहा था। चुप करो साहब, कहीं सुन लिए तो पहले तुम्हें यहीं पलट देंगे। कि गाड़ी अचानक रुक गई। क्या हुआ, दारोगा गाड़ी रुकते ही बोला। अभी देखता हूँ, ड्राइवर गाड़ी से उतरते हुए बोला। क्या हुआ, जल्दी करो जल्दी। टायर पंक्चर हो गया। ये गांव सोया ही था। भोर की ठंडी ठंडी हवा किसी नवजात शिशु की तरह किलकारियां ले रही थी, पर यह हवा दोपहर तक कौन सा रुख लेगी कहना मुश्किल था। भोला पप्पू सिंह के कोठरी नुमा तात्कालिक चुनाव कार्यालय में खटिया पर चारचित पैर पसारे गहरी नींद में था। सांस की लय पर ताल मिलाता हुआ उसका बड़ा सा पेट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रहा था। शरीर के आकार के हिसाब से पेट देह की इज्जत रख रहा था। खटिया से एक आध कदम हटकर पोटहा, धरबा, बिजली, सुब्बा भी एकदम बेसुध सोए थे। गंजी छाती तक मोड़कर सोना भोला की आदत थी। चुनरिया गमछा उसका प्रिय वस्त्र था। बड़ा सा लाल टीका नींद में कपाल पर फैल गया था। गले में रुद्राक्ष की माला एक तरफ लटक रही थी। भोला का रूप बम्भोले के गणभूत से कम नहीं था।
सूरज की लालिमा को अभी धरती पर उतरने में देर थी। उसके पहले एक बोलेरो आदमी से भरी हुई ऑफिस के सामने दन्न से खड़ी हो गई। 2 आदमी नीचे उतरे, बाकी सब भीतर ही रहे। देखकर लग रहा था कि ये जल्दी में थे। डील डॉल से रौबदार आदमी आगे आगे चल रहा था। उसकी चाल और चेहरे का भाव देखकर लग रहा था कि पप्पू बाबू का करीबी आदमी है, जो चुनाव से पहले अपने आदमियों की तैयारी देखने आया था, साथ ही जरूरी निर्देश भी देने, क्योंकि कल ही चुनाव है यहाँ। भोला, रे भोला। कोई हलचल नहीं। रे भोलवा। ये सुनते ही भोला का हिलता हुआ पेट स्थिर हो गया, सांस थोड़ी धीमी हुई और अगले ही क्षण भोला बम भोले की तरह हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। लाल चुनरिया गमछी पहने, अस्त व्यस्त, अचानक पकड़े गए अपराधी की तरह। उसके पीछे उसके चारों चेले भगुआए और मुंह लटकाए खड़े थे। एक तो आए व्यक्ति का डील डॉल और पहनावा सब रौबदार था, पर गुर्राने के कारण वो और भी अधिक खतरनाक लग रहा था। ऐसे बोला जैसे कि अभी झपट्टा मार देगा। अभी तक घोड़ा बेचकर सो रहा है, पता नहीं है आज कौन सा दिन है? भोला चुप। फिर उसके चारों चेलों को आंखें तरेरते हुए देखकर बोला, खाली आज के लापरवाही से इतने दिन के किए किराए पर पानी फिर जाएगा। भोला हिम्मत करते हुए बोला, दादा, दारू आते आते ही बहुत रात हो गई, इसीलिए आंख लगी रह गई। कुर्सी सामने की ओर बैठने के लिए बढ़ाते हुए बोला, हम सब तुरंत कर देंगे। खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, कहीं पप्पू दा को पता चल गया तो? भोला की ओर आंखें गड़ाते हुए, समझते हो क्या होगा? दादा आप चिंता मत करिए, हमारे रहते कोई कमी नहीं रहेगी, उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। रौबदार व्यक्ति ने उसकी बात पर खास ध्यान नहीं दिया और इस बार आदेशात्मक अंदाज में बोला, सुनो, चुनाव आयोग तो मतदाता के पास पर्ची भेज दिया होगा, फिर भी तुम लोग अपनी ओर से पूरा नज़र रखना कि कहीं कोई छूटा तो नहीं है। जितना घर बूथ से दूर हो वहाँ की जनानी वोट देने आई कि नहीं नज़र रखना। जाने आने में दिक्कत नहीं हो। अभय के आदमी से पहले तुम उन लोगों के पास रिक्शा, गाड़ी कुछ भी लेके पहुँच जाना। गाड़ी का कोई कमी नहीं होना चाहिए। जनानी से ज़रा दादी चाची करके बात करना, आधा तो बोली सुनकर ही पिघल जाएंगी। बस हमारा काम बन जाएगा। और हाँ, चुनाव कर्मचारी सांझ होते होते पहुंच जाएगा, उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ना। अभय के आदमी से पहले हमारे आदमी वहाँ हाजिर रहने चाहिए। एक बात और, सुबह 9 बजते बजते पूड़ी, तरकारी, बुनिया, भरपेटा मतलब भरपेट बढ़ जाना चाहिए। बोलते बोलते रौबदार व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। पेटी पहुंचा कि नहीं? हाँ दादा। ठीक है। जाते जाते हौसला बढ़ाते हुए बोला, हम जीत रहे हैं, सब अपना ही आदमी हैं, ठीक से काम करते रहो, 1 लाख वोट से जीतेंगे। जिस गति से रौबदार व्यक्ति आया था उसी गति से वो चला गया। उसके जाते ही भोला खटिया पर पसर कर बैठ गया। अभी तक वो हड़बड़ाया था। वो अपने को निश्चिंत करने के लिए गमछी में खोस कर रखी चुनौती को निकाला और बड़े प्रेम से खैनी लगाने लगा। पैसा वाला पेटी कहाँ है? पोटहा ने पूछा। सुबोध दा के पास, पप्पू दा से उनका सीधा संपर्क है, उन्हीं के काम से कल रात कहीं बाहर गए थे, आज लौट आएंगे। खैनी को फूंक मारते हुए भोला बोला, अच्छा तो आज क्या क्या कैसे कैसे करना है जल्दी बताओ। धरबा बोला। सुब्बा दिमाग चलाते हुए बोला, मुझे तो लगता है कि बुल्लू दा का काम चालू हो गया होगा, हम सुतले रह गए, क्या करना है जल्दी बताओ। भोला खैनी होंठ के नीचे दबाते हुए बोला, इतना हड़बड़ाओ मत, पहली बेर ये सब नहीं कर रहे हैं, सब तुरंत कर देते हैं। बोलते हुए भोला काम के मूड में आ गया। धरबा, तुम जाकर पता करो कि सब घर में पर्ची पहुंचा है कि नहीं। हो सके तो जनानी सबसे चाची, दादी, दीदी करके बात करना। कोई अपना दुख तकलीफ़ कहे तो खूब ध्यान से सुनना, चाहे भीतर से तुम्हारा सुनने का मन नहीं भी हो। एकदम मिठा बोलना, कह देना बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी, गाड़ी तैयार है। पोटहा की ओर देखते हुए, और पोटहा, तुम चुनाव कर्मचारी के आते उसकी खातिरदारी में जुट जाना। बुल्लुआ अभय सिंह का आदमी है, उसके आदमी के पहुंचने से पहले ही तुम वहाँ अपना आदमी तैयार रखना। बिजली के कंधे पर हाथ रखते हुए, तुम 2 हाथ के तो हो, पर बिजली की तरह छट छट मतलब फुर्ती से काम करते हो। तुम गांव भर के हवा पानी पर नज़र रखना। हो सकता है बुल्लुआ जानबूझकर कोई खुराफात कर दे या हमारे आदमी को अपने में मिलाने की कोशिश करे। सुब्बा, तुम पहले कल के भोजन पानी का इंतजाम देख लो, सामान सब आया कि नहीं, और सांझ में एक बार हलवाई के यहाँ चले जाना।
उसका फ़ोन खाली टुक टुक करता है, कल से नहीं लग रहा है। जाके कह देना कि आज रात से ही बुनियाद छानना चालू कर दे और कल भोरे भोर पूड़ी तरकारी बनाना शुरू कर दे। जो जितना मांगे उसे उतना देना, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। पोटहा, तुम मुँह कान धो के आओ। जिसको जिसको तुम्हारे पास भेजते जाएंगे तुम उसको दारू देते जाना। शाम के करीब 4 बज गए। भोला चुनाव कार्यालय में बहुत देर से बैठे बैठे थक गया था। अब भी दारू बांटने का काम बाकी था। बच्चे भी बड़ों का हलचल भांप कर कहीं भी अस्थायी मैदान बना लेते हैं। कुछ बच्चे एक किनारे क्रिकेट खेलने लगे तो कुछ बच्चे बैट बॉल के लिए पैसे मांगने के लिए ऑफिस के पास मंडराने लगे। कुछ ने अपना काम हल्ला मचाना चुन लिया तो कुछ इस रोमांचक माहौल में एक किनारे बैठकर किसी को ऑफिस के भीतर घुसते देखता तो किसी को बाहर निकलते। गांव में एक साथ कई तरह का वातावरण था। जिन्हें चुनाव से खास मतलब नहीं था, बस तटस्थ भाव से ये सब देख रहे थे। उन्हें पता था कि जीत किसी की भी हो, अंतर कुछ नहीं आने वाला। कोई अपने ही गोतिया भाई को शक के तराजू में तौल रहा था, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्हें चुनाव में किसी पार्टी की जीत हार से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो बस तत्कालिक लाभ से मतलब था। उस गांव के जोश में एक बड़ा पड़ाव भोला का तत्कालिक ऑफिस था, जहां आज दारू बट रहा था। कल रात नाव वाला दारू भोला के ऑफिस तक पहुंच चुका था। उसे रखा कहीं और गया था ताकि पुलिस अगर छापा भी मारे तो कुछ हाथ नहीं आए। सुबोधदा सुबह ही पप्पू बाबू का काम निपटा कर लौट आए। ऐसे तो वो राजनीति से दूर ही रहते, पर गांव में रहना है तो ऐसे मौक़ों पर उन का ध्यान रखना ही होता है। 3 लाख रुपया पप्पू बाबू के आदमी सुबोधदा के यहाँ पहुँचा गए थे। दारू भी पहुँच गई थी। प्रबंधन तो देख रहे थे, लेकिन गांव के भीतर का काम उन्होंने भोला को ही सौंप रखा था। वो कल होने वाले चुनाव के दूसरे काम में लगे थे। भर मुंह गुटखा दबाए भोला बिजली से बात कर रहा था। इस बार भी पप्पू दा ही बाजी मारेंगे। लगातार 2 बार जीते हैं, अब की भी वही जीतेंगे। किसी तरह घाक की तरह बोला, पैसा और दारू पानी की तरह बहा दो, बोट अपने आप ही किनारे लग जाता है। तुम्हारा गांव का हवा पानी कैसा लग रहा है? दादा बुल्लू दा भी कम मेहनत नहीं कर रहे हैं। दारू तो उधर भी बट रहा है, साथ में चखना और मुर्गा के लिए पैसा भी। फिर हमरे ही तरफ आदमी वोट क्यों देगा? वो बुल्लू को बराबरी का टक्कर देते देख हड़बड़ा गया था। बिजली की पीठ पर हाथ रखते हुए भोला बोला, अभी कच्ची उम्र है, हदस जाते हो बड़ी जल्दी। पिछली बार भी तो बुल्लू ने मेहनत किया था, क्या हुआ? कुछ नहीं ना? आँख मारते हुए बोला, असली काम तो अनहार होते ही होगा। रात होते ही दक्षिण वाली टोला, उत्तर वाली टोला और डीह टोला में पैसा बांट देना है। सबसे अंत में कंटाहा टोला में पैसा बांटेंगे। पर ध्यान रखना, कंटाहा टोली में बुल्लू का एक भी आदमी किसी भी हाल में पैसा नहीं बांट पाए और इस तरह पूरा कंटाहा टोली का वोट हम मार लेंगे। बिजली इस भेद को सुनकर अच्छी तरह से प्रफुल्लित होता ही कि देखा पुन्नी लोहार मुंह पर चवन्नी मुस्कान लिए ऑफिस में घुस रहा है। उन दोनों की खुसुर पुसुर आवाज़ चुप हो गई। भोला तुरंत ही अपना रूप बदलते हुए स्वागत की मुद्रा में आ गया। वही तो हम कहें कि पुन्नी अभी तक दिखा क्यों नहीं? मालिक जरा गांव से बाहर चले गए थे, अभी तो बस घर आए ही कि टुल्लमा बोला, दारू कब से बट रहा है, जब ख़त्म हो जाएगा तब जाओगे? जरा छाती तानते हुए हम बोले कि कुछ भी हो मालिक हमारा ध्यान जरूर रखेंगे, जैसे कि पूछ रहा हो कि हमारे लिए बचा है कि नहीं। बहुत अधिक अपनापन दिखाते हुए भोला बोला, ये भी कहने वाली बात है, सब इंतजाम बप्पू दा किए हैं, तुम बस ज़रा उनका ध्यान रखना, बाकी तो हम रखेंगे ही। जीतने पर दारू मुर्गा पार्टी हम अपनी तरफ से फिर देंगे। मालिक काहे लजा रहे हैं? आपका कहा तो हमारे लिए पत्थर की लकीर है, फिर आप भी तो आप जो कहे वही किए। अपने चेहरे पर जरा गर्व की चमक लाते हुए, अब नमक हरामी नहीं कर सकते मालिक। भोला तो सब समझ रहा था, फिर भी बोला, हैं वो तो है ही। अच्छा बताओ कितना आदमी का दें? 5 आदमी। जाओ पुटहा से मिल लो, दे देगा। पर मालिक चखना मुर्गा कुछ तो साथ में होना चाहिए, ऐसे मज़ा कैसे आएगा? पुन्नी ने दबी जुबान में कहा। भोला की भी लाचारी थी, भोला को वोट लेना था, सो देना ही था। 100 रुपये का 5 कड़कड़िया नोट निकाल कर दे दिया। पुन्नी भी मुट्ठी गर्म करते हुए मुस्की मारते हुए चला गया। 1 आध घंटे बाद पुन्नी बुल्लू के पास भी वही सब कर रहा था जो अभी भोला से कह रहा था।
वहाँ से वो 4 बोतल शराब और रुपया लेकर चुनाव का मजा लूट रहा था। शाम ढलते ढलते पोलिंग बूथ पर चुनावकर्मी पहुँच गए। उनके पहुँचते ही गांव का वातावरण एक बार फिर बदला। भोला और बुल्लू ने जानकारी मिलते ही उनकी खातिरदारी में अपने अपने आदमी दौड़ा दिए। उधर चुनावकर्मी पप्पू सिंह के नाम से पहले से ही डरे हुए थे। संचार माध्यम के कारण कोई बात अब दबी नहीं रह सकती है। खासतौर पर चुनाव के समय तो कुछ अधिक ही खबरों को हवा दे देकर लहकाया जाता है। पप्पू सिंह के बारे में पढ़कर, सुनकर, देखकर इनके होश तो पहले से ही उड़े हुए थे, पर लाचारी थी। चुनाव में छुट्टी भी नहीं ले सकते। कब क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। ऐसे में तो ये अपनी अपनी जान की खैरी मना सकते थे, सो मना रहे थे। पर दोनों पार्टी के आदमी की तरफ से इनकी पूरी खातिरदारी हो रही थी, वो भी पूरी विनम्रता के साथ। विनम्रता इसलिए अधिक थी कि दोनों पार्टी के लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। कभी कभी विनम्रता की भी प्रतिस्पर्धा हो जाती है। शाम करीब 7 बजे भोला सुबोध दा को फ़ोन पर बता रहा था कि अभी तक सब काम ठीक से चल रहा है। दक्षिण वाली और उत्तर वाली टोला में पैसा पट गया है। अब डी टोली और कंटाहा टोली बची है। बात खत्म करके भोला ने जैसे ही फ़ोन काटा, बिजली करंट की तरह रंडराता मतलब दौड़ता हुआ आया। फूलती सांसों के साथ उसके शब्द भी हाँफते हुए बाहर कूदे। दादा क्या हुआ? बुलुआ का आदमी कुछ? बिजली 2 क्षण रुका, सांस ली, फिर बोला, नहीं दादा वो बात नहीं। हलवाई बोला है कि नहीं आ सकेगा। नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? लगता है उसका दिन खराब हो गया है। नहीं दादा, तबीयत खराब है, दोपहरिया से ही उल्टी कर रहा है। जिंदा तो बचा है ना भी, साले का खटिया उठा कर ले आओ। 1 गिलास गला में दारू ढाड़ दो, रात भर बुनिया छानता रहेगा। अंतिम टाइम में कोई कोताही नहीं बर्दाश्त करेंगे। बिजली जैसे आया था वैसे ही बिजली की तरह हलवाई के यहाँ चला गया। भोला कुएं के पास बैठा दिमाग चला रहा था कि बुल्लू के आदमी ने गांव के दूसरे टोले में फिर पैसा बांट ही दिया, पर इस नाक के नीचे कंटाहा टोली में तो किसी भी हाल में 1 रुपया नहीं बटना चाहिए। बात यह है कि कंटाहा टोली इसका तत्कालिक ऑफिस और स्थायी दुकान के सामने पड़ता है। कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए सही वो इस टोले को अपनी रैयत मान बैठा था। ये बात उसके चारों चेलों को भी पता थी। बिजली खटिया समेती हलवाई को पीपल गाछ के नीचे बुनिया छानने के लिए बैठा आया था। 1 गिलास उसको चढ़ा भी दिया था। अपने 2-3 आदमी के साथ हलवाई उल्टी करता हुआ भी कोयले में ताव देने की तैयारी में था। कंटाहा टोली में बिजली, धरबा, पोटाहा, सुब्बा सब मिलकर पैसा बांटने गए थे, क्योंकि यहाँ लड़ाई की पूरी आशंका थी। हालांकि शांतिपूर्वक इनका काम हो रहा था। अब तो बस 2-4 घर ही बाकी था कि बुल्लू के आदमी अचानक कंटाहा टोली में उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। एक तो दिन भर की थकान थी, ऊपर से और भी काम बाकी था। बुल्लू के आदमी को वो भी यहाँ अपनी रैयत में देखते ही इन लोगों का खून माथे पर चढ़ गया। इधर बुल्लू के आदमी भी कुछ सोच कर ही आए थे, सो सामने से तो इन्हें हटना नहीं था। अपना दम दिखलाने का मौका ये भी नहीं छोड़ना चाहते थे। बुल्लू के आदमी में देवना सबसे हृष्ट पुष्ट था। वो आगे आगे बढ़ने लगा, बाकी सब उसके पीछे पीछे। एकदम सधे कदम से वे आगे बढ़ रहे थे, जैसे एक शेर हाथी का शिकार करेगा। दोनों तरफ से बंद जुबान में धारदार बातें तैयार होने लगी। गुजरते हुए कम बोलना है, पर बम से कम विस्फोटक नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे दूरी कमती जाती वैसे वैसे शब्द रूपी बम फटने के लिए तैयार होता जाता। दोनों पक्ष थोड़ा नज़दीक आते ही बम फोड़ना चाहते थे, ताकि कोई सुन न ले और कलंक उनके माथे आए। भोला के चारों चेले आक्रमण के लिए तैयार थे। वहाँ से 20-25 कदम की दूरी पर भोला ये सब देख रहा था। इधर बुल्लू के आदमी भी तैयार थे। वे भीतर ही भीतर उबल रहे थे। ये कोई भोला का रैयत तो नहीं जो हम नहीं घुसे। हमारा भी गांव है, जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे। हमारे देह में क्या खून नहीं पानी है? अभी पता लग जाएगा। यही सोचते हुए देवना आगे बढ़ रहा था, बाकी सब पीछे पीछे। लेकिन बिजली ने पहले ही सोच रखा था कि देवना के पीछे आ रहे नथुनी से मार शुरू करेंगे, क्योंकि हल्का सा थप्पड़ लगते ही नथुनी तुरंत बेकाबू हो जाता है। सबसे अधिक हाथ पैर वही फेंकता है। कसकर थप्पड़ लगाना है, पक्का मार तुरंत जम जाएगा। दोनों दल जैसे ही आमने सामने हुए, बिजली ने मुंह से बोली का बम पटक दिया। कनखी तोड़ की बिच्चा फोड़, हार गया सब लुच्चा चोर। चुनाव तो हो जाने दो, फिर गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। हम भी दारू और पैसा में कमी नहीं किए हैं।
सब ऊपरे ऊपरी तुम्हारे साथ हैं। इधर से देवना ने जवाबी बम फोड़ा तो नथुनी ने उसका साथ देते हुए उससे भी बड़ा बम फोड़ा। इतना वोट से हारोगे कि गिन भी नहीं पाओगे। क्या बोला रे बुटनाई भाई। बोलते बोलते बिजली की भांति नथुनी पर टूट पड़ा। शुरुआत होने भर की देर थी, फिर तो कौन किस पर भारी पड़ा कहना मुश्किल था। कुआं पर बैठा भोला अपना माथा नोचते हुए मुस्की मार रहा था। फिर अंधेरी रात और फिर एक बार पुलिस की गाड़ी। पर यह गंगा का किनारा नहीं, भोला का गांव है। वो कुएं के पास 3-4 लोगों के साथ बैठा था। उसको अंदाज़ा था कि पुलिस आएगी ही। आखिर मार हुआ है, वो भी चुनाव की पूर्व संध्या पर। पुलिस को तो आना ही था, इसलिए वो पहले से ही तैयार बैठा था। 2-4 आदमी को देखकर पुलिस की गाड़ी दन से रुक गई। एक सिपाही ने उतरकर पूछा, कंटाहा टोली किधर है? अंधेरी रात में भी भोला चेहरे पर कुछ ज़्यादा ही विनम्रता लाते हुए बोला, उधर है, और हाथ सामने जा रही सड़क की ओर बढ़ा दिया। पुलिस ने फिर पूछा, ये कौन सा टोला है? पांडव टोला। पुलिस कंटाहा टोला खोजते हुए आगे बढ़ गई तो एक ने भोला से पूछा, तुमने गलत क्यों बताया दादा? गलत कहाँ बताया, बस पांडव टोला ही तो कहा। इस टोला से बाहर के लोग इसे कंटाहा टोली कहते हैं। इसमें रहने वाले नयका पढ़लका लोग इसका नाम पांडव टोला रख दिया है। हम तो बस इसका नयका नाम बताए। कंटाहा टोली तो ये सामने ही है, नाक की सीध में है, और तुमने जो रास्ता बताया वो तो बहुत घूम फिर कर उस टोली जाता है। खैर, पुलिस गाड़ी बहुत देर तक पांडव टोला और कंटाहा टोली के बीच घूमती रही। उधर मार खाकर बुल्लू के आदमी भी बैठने वाले नहीं थे। उन्हें किसी भी हाल में कंटाहा टोली में पैसा बांटना था और रास्ता कुएं के सामने से ही होकर जाता था। जहां भोला चुनरिया, गमछा, गंजी और रुद्राक्ष पहने 5-7 लोगों के साथ चार्जेबल टॉर्च की रोशनी में ताश खेल रहा था, बाकी लोगों से कुछ अधिक ही रसा कर गप मार रहा था। उसके चारों चेले नहीं थे। देवना को पता था कि वो चारों रात भर कंटाहा टोली में पहरेदारी करते रहेंगे और भोला इन लोगों के साथ यहाँ। शेर का दांत गिनना आसान नहीं था। अब तो एक ही चारा बचा था, रात के उस पहर का इंतज़ार करना जब शायद भोला और उन सबकी आंख लग जाए या ये जगह खाली हो जाए। भोला बहुत रात तक ताश खेलता रहा। उधर दोनों पार्टी के हलवाई बुनियाद छानते रहे। जिन्हें दारू और पैसे मिले थे वे उनका सदुपयोग करने में लगे थे। गांव के बाकी लोग अपने अपने घरों में सो गए। रात के करीब 2 बज गए। बहुत देर से कुएं के पास से बातचीत की आवाज़ नहीं आई, ना ही कोई आहट हो रही थी। लगता था कि कुआं खाली हो गया है और कंटाहा टोली जाने का रास्ता एकदम साफ। बुल्लू के आदमी सावधान हो गए। इसी समय के इंतज़ार में वे कब से यहाँ छिपे थे। उनमें से 2 टुल्लू और शंटू रुपया गमछी में बांधे, दम साधे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अभी सड़क के इस पार ही थे कि कुएं पर से लाइट जल उठी। भुक, सीधा कंटाहा टोली की ओर। संयोग था कि ये लोग अभी उधर नहीं पहुँचे थे, नहीं तो। टुल्लू और शंटू ने आओ देखा न ताओ सांस रोकी और अपने आदमियों के बीच पहुंचकर ही सांस ली। टुल्लू घबराता हुआ बोला, मैं कह रहा था ना कि भोला अपने लोगों के साथ यहीं मौके की ताक में होगा। फिर सांस लेते हुए बोला, कहीं पकड़ा गए तो ये अंधरिया रात में मार के गंगा जी में फेंक देगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आदमी नहीं, दैत है, दैत। बहुत देर से यहाँ बैठे बैठे ऊब कर शंटू बोला, बेकार यहाँ बैठे हैं, दूसरे रास्ते से चलते हैं। भोला और उसका आदमी यहाँ से टस से मस नहीं होगा। देवना ने झल्ला कर बोला, बुरबक कहीं का, सड़क वाला रास्ता बहुत घुमाकर कंटाहा टोली जाता है। मेन रोड पर पुलिस होगी, कहीं पकड़ा गए तो फिर बांटते रहना जेल में बैठ के रुपया। यही रास्ता सबसे छोटा है, अभी रात बाकी है, घुसने का मौका मिल ही जाएगा। शंटू बोला, मौका हाथ नहीं आएगा, भोला है, भोला हिलेगा नहीं यहाँ से, ना ही हमें हिलने देगा। अपने आदमियों के साथ जमा है कुइयाँ पर। ऐसे ही पप्पू सिंह नहीं जीतता है। दुश्मन की तारीफ वैसे भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे समय में तो और भी नहीं। देवना गुस्साते हुए बोला, पागल साला, उसका ही बखान करना है तो उसी का चेला बन जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो, उसी का पैर पखार कर पियो। वो बेचारा झिड़की खाकर चुप हो गया। जब इन्हें लगता है कि मौका हाथ आने ही वाला है, तब तक कुएं पर से लाइट जल उठती। भुक भुक। इंतज़ार और इस भुक भाक में रात बीत गई। भोर की थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी कि देवना ने अधनिंदी आंखों से देखा कि उसके चेले वहीं ज़मीन पर 4 चित पड़े थे और भोला अकेले
कुएं पर लाइट के साथ। उसे अकेले देख देवना का दिमाग चकरा गया। साला मूर्ख बनाया, अकेले था, सेटिंग ऐसा कर रखा था कि कितने आदमी साथ हों। साला खाली टाट से ही मोर्चा संभाल लिया। चुनाव के दिन भोरे भोर पोलिंग एजेंट और अपने आदमियों को खिलाने के बहाने दोनों पार्टी लोगों को खुश कर रहे थे। जो जितना चाहे उसे उतना दे रहे थे। कुछ लोग तो 1-2 दिनों के लिए जमा भी कर रहे हैं। दोनों पार्टी के हलवाई ने पूड़ी सब्जी बुनिया इतना बना दिया कि बांटने में कमी नहीं हो। भोला आज पूरे जोश में अपने चेलों के साथ खाना बांटने में लग गया। तुमको कितना आदमी का दें? मालिक 10 आदमी। सुब्बा, इसकी पन्नी में 10 आदमी के हिसाब से दो। हाँ, तुम कितना आदमी? मालिक 25। पोटहा, इसको 25 आदमी का दो। पूरी सब्जी और बुनिया बट रहा था। न लेने वालों की कमी, न जय जयकार करने वालों की कमी और न बांटने वालों की कमी। कोयला के चूल्हे के पास हलवाई पूड़ी छान रहा था। भोला बीच बीच में कनखी से देखता, फिर पूछता, क्यों, सब ठीक है ना? हलवाई भी कनखी की भाषा समझता था। पूड़ी पर नज़र गड़ाए जवाब देता, हाँ मालिक, सब ठीक है। उसकी तबीयत डर के मारे ठीक थी या सच में ठीक थी या फिर शराब का असर था, उसको भी ठीक ठीक नहीं पता था, पर पूड़ी छन रही थी, बट रही थी। खाना लेने वालों को भोला और उसके चेले बड़े प्रेम से बीच बीच में याद दिलाते रहते कि समय पर बूथ पहुंच जाना, कौन सा बटन दबाना है ये मत भूलना। खाना लेने वाले भी ऐसा हाव भाव दिखा रहे थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी सच बोलने में हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर है। वोटिंग शुरू हुए 2-3 घंटे बीत गए थे। सरकारी स्कूल जो गांव के बीचों बीच है, वहीं बूथ बना था। स्कूल की 4 दीवारी से 10 कदम हटकर भोला और उसके चेले पीपल गाछ के नीचे बैठकर मुआयना कर रहे थे। भोला वोट देकर निकलने वाले आदमी का चेहरा गौर से पढ़ता। वहीं बुल्लू भी थोड़ी दूर हटकर अपने आदमियों के साथ चाय पान की दुकान के पास बैठा था। वोट देकर निकलने वालों का चेहरा वो भी गौर से पढ़ रहा था। इसी बीच बिजली ने भोला से पूछा, दादा कैसे पहचानोगे कि कौन किसको वोट दिया? भोला खैनी में चूना मसलते हुए बोला, बहुत आसान है। जो आँख तुमसे नज़र मिलाए समझो तुमको वोट दिया, जो नज़र चुराए समझो वोट नहीं दिया। नहीं मालिक, हमको नहीं लगता है ऐसा होगा, मकेसर ने कहा। बिजली उसको झिड़कते हुए बोला, साला अपने ही हदसता है और दूसरों की हदसा देता है। हदसा नहीं रहे, सही कह रहे हैं। जनता का कौनो ठिकाना नहीं है। उसके साथ भी और आपके साथ भी आंख मिलाकर बात करेगा, फिर कैसे बूझिएगा? मालिक ही जीतेंगे। सशंकित तो भोला भी था, पर हिम्मत बंधाना उसकी जिम्मेदारी थी। उसकी आंखों में आंखें डाल तिरछी मुस्कान फेंकते हुए बोला, घबराओ मत, इतने दिन से धंधा कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी तो कुछ होता है। एक्सपीरियंस है तो आप भी चुनाव में काहे नहीं खड़ा हो जाते हैं? पक्का जीत जाइएगा, मकेसर बोला। सुनते ही भोला उठ खड़ा हुआ। भय मिश्रित गुस्से से उसका गला पकड़ते हुए बोला, साला जान से मरवाएगा क्या? अभी आप सुन रहे थे सिनी वाली की लिखी हुई कहानी कर्तव्यवश। साहित्य समाज का दर्पण है, ये उक्ति इस कहानी पर फिट बैठती है। जो कुछ आपने कहानी में सुना वो कुछ वैसा ही होता है। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।